आपकी मम्मा को ओवेरियन कैंसर हुआ, वो सिर्फ़ एक ब्लोटिंग की वज़ह से हुआ। हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है। 5 मेजर सिम्टम्स हैं ओवेरियन कैंसर के। मैं सारे कैंसर सर्वाइवर्स को जानती हूँ जिनके पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया राइट आफ्टर देयर डायग्नोसिस। लाइक 80% केसेस ओवेरियन कैंसर के स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं। हाय एवरीवन, मैं यामिनी और आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसी महिला से जो लाखों महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ अपनी बाकी ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। तो सुनते हैं मेघा आहूजा जी की कहानी उनकी ज़ुबानी। तो मेघा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच यामिनी, आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। एंड मैम, जैसे कि मुझे पता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपने कहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी? मेरी जर्नी एक बहुत ही ऑर्गेनिक जर्नी रही है। ज़िंदगी में जो भी मेरे इंसिडेंट्स हुए, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बेसिस पे आई एम अ पर्सन हू लिसन्स टू माय हार्ट every time. As a director of Vivekananda School, I've been working from last 15 years. और in between 2015 में I started Udan, which is a special school for special children. After that 2018 में मैंने सशक्त start किया, which is Ovarian Cancer Foundation, and we work for awareness of ovarian cancer. And along with that, I'm an author as well. मेरी बुक 2021 में रिलीज हुई थी. It is called All I Have Is Love. तो जैसे कि आपने बताया कि आपने इतना सब किया अपनी लाइफ में, तो क्या आपने कभी सोचा था अपने बचपन में कि आप इतना सब कुछ करेंगी? या फिर मतलब मैं जानना चाहूंगी कि आपका बचपन था कैसा? मेरा बचपन बहुत ही नॉर्मल बचपन था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे और ड्रीम्स थी। डेफिनेटली ड्रीम्स की एक इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में हमेशा रही है कि व्हाटएवर आई पुट माय पुट फॉरवर्ड फॉर, लाइक व्हाटएवर आई ड्रीम ऑफ, आई हैव टू टेक इट ऑफ। सो चाहे वो मेरी एकेडमिक जर्नी रही है, मुझे इंजीनियरिंग करना था तो आई गॉट इनटू द बेस्ट कॉलेज, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। देन MBA करना था तो आई गेव माई बेस्ट एफर्ट इन इट। सो बचपन में ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था, डेफिनेटली कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई NGO स्टार्ट करूंगी या कुछ सोशल वर्क में करूंगी। लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो जिन्होंने मेरी लाइफ को इस तरफ टर्न कर दिया। सो मैम, जैसे कि मुझे पता है एंड आपको भी शायद याद होगा कि हमारी जो मुलाकात हुई थी वो सशक्त फाउंडेशन की वजह से हुई थी, राइट? जी। तो उसमें मतलब आपने जो सशक्त स्टार्ट किया, क्यों उसको स्टार्ट किया, मोटिव क्या था आपका उसको स्टार्ट करने? 2018 में अप्रैल में माय मदर वाज डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर। तो जैसे कि हर फैमिली में होता है, अगर एक कैंसर डायग्नोसिस होता है तो द फर्स्ट रिएक्शन इज कि आप बहुत शॉक होते हो, आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन आफ्टर दैट एक फेज आता है व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट। जो भी एक डिजीज होती है उसके बारे में आप बहुत पढ़ते हो, आप गूगल करते हो, आप हर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड करते हो जस्ट टू सीक सोल्यूशन। तो उस टाइम पढ़ते हुए मुझे पता चला कि ओवेरियन कैंसर के एक सिम्टम में से सबसे मेजर सिम्टम होता है ब्लोटिंग। ओके, ब्लोटिंग। जी। तो मेरी मदर 2017 स्टार्टिंग से ब्लोटिंग कंप्लेन कर रही थी। शी यूज्ड टू टेल मी, और हम लोग उसको हमेशा इग्नोर करते थे कि कुछ खा लिया होगा आपने, कुछ एंटासिड ले लो, कुछ होम ट्रीट करते रहते थे कि कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा आपके ब्लोटिंग का जो हो गई होगी। तो बट कभी भी उसको हमने सीरियसली नहीं लिया। वी ऑलवेज थॉट कि हाँ, कुछ खाने से या फिर मीनोपॉजल एज होती है उस टाइम पर होते रहते हैं ऐसे छोटी मोटी दिक्कतें। बट जब मैंने ये पढ़ा कि ब्लोटिंग एक मेजर सिम्टम है ओवेरियन कैंसर का, तो एक बहुत बड़ी गिल्ट थी कि सुना क्यों नहीं था। मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, आई रन अ स्कूल, स्टिल मैं इतनी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ, लेकिन कभी भी आज तक ओवेरियन कैंसर के बारे में नहीं सुना था। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, सबकी बहुत सारी अवेयरनेस है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस लेवल आर एब्सोल्युटली जीरो। सो तब ऐसा लगा कि ठीक है, मैं अपनी स्टोरी तो नहीं चेंज कर सकती, जो होना था हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी गिल्ट थी कि अवेयरनेस क्यों नहीं है सोसाइटी में। मैंने बहुत सारे वुमेन से बात करी, आई टॉक टू ऑल द लेडीज अराउंड मी, एंड मुझे ये पता चला कि किसी को भी ओवेरियन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, आई वॉज इनटू राइटिंग ऑल्सो, आई एम अ TEDx ऑर्गेनाइजर एज वेल, बहुत सारी चीज़ें मेरी किटी में थी। तो आई थॉट कि मैं प्रोबेबली किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर दूंगी जो ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहा है। बट आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड कि पूरी कंट्री में एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो स्पेसिफिकली ओवेरियन कैंसर पे काम कर रही हो।
इस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। हर कंट्री में देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन और द अदर दैट इज़ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ओवेरियन के अवेयरनेस पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। बट व्हाई नॉट इन आवर कंट्री? फिर आपके पास यू ऑलवेज हैव टू वेज, या तो यू कैन जस्ट कीप क्रिबिंग अराउंड कि हाँ अवेयरनेस नहीं है। द अदर ऑप्शन इज दैट यू गो अहेड एंड डू समथिंग अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाट आई चोज एंड दैट्स व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सशक्त द ओवेरियन कैंसर फाउंडेशन। वेरी नाइस मैम। एंड आपने मतलब ये तो एक ऐसी जर्नी बताई आपने जिसमें मतलब आप इमोशनली भी बहुत ब्रेक डाउन हुई है, राइट? बिकॉज योर मदर जो कि एक लड़की के लिए एक मम्मा ही होती है जो उनके सबसे करीब होती है, एंड उसके लिए जो गिल्ट आपने फील किया वो बहुत ही हाई था, मतलब लाइक आई कांट एक्सप्लेन दैट। एंड सो मैम, जैसे कि आपने बताया सशक्त फाउंडेशन, ये जो नाम है सशक्त, आपने क्यों ये नाम रखा इसका? सशक्त का नेम इसलिए सेलेक्ट किया था, बहुत सारे नाम सोचे उस टाइम कैंसर से रिलेटेड और अवेयरनेस से रिलेटेड, लेकिन मुझे एक बहुत मीनिंगफुल नेम चाहिए था। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि हम खुद जो भी अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम रखें उसका कुछ एक ऐसा मीनिंग होना चाहिए जिसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कनेक्ट हो सके। तो सशक्त एक ऐसा नाम था जो सभी को अच्छा लगा, क्योंकि हमारा पर्पस ही है कि हम जितनी फीमेल्स हैं कंट्री में हम सबको सशक्त बना सकें कि वो ओवेरियन कैंसर को डायग्नोस कर सकें, अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और वो अपनी हेल्थ को लेके प्रोएक्टिव हो सकें। So what is the meaning of सशक्त? The strong. सशक्त means empowered. Empowered, okay. मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि सशक्त अपनी आवाज, मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है, तो सशक्त कैसे ये लोगों तक पहुंचा रहा है ये अवेयरनेस? सशक्त में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। एक, हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इवन इन कॉर्पोरेट्स, जहाँ हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट जाके सेशन लेता है वहाँ पर फीमेल्स का कि हम किस तरह ओवेरियन कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो वर्कशॉप्स इज वन थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग वेरी फ्रीक्वेंटली। उसके अलावा हम इवेंट्स करते हैं जहाँ हम कैंसर से रिलेटेड स्टिग्मास ब्रेक करने की बात करते हैं, एक कैंसर का जो एक नरेटिव है उसको चेंज करने की बात करते हैं। मैम जो सशक्त है वो किन ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर कर रहा है इस वक्त? दिल्ली एनसीआर में तो हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं बिकॉज आई एम बेस्ड हियर। उसके अलावा जितने हमारे सोशल मीडिया कैंपेन्स होते हैं वो पैन इंडिया होते हैं डेफिनेटली, एंड हमारे कुछ सशक्त एम्बेसडर्स हैं जो हर सिटी में हैं। बहुत सारी सिटीज में वी हैव सशक्त एम्बेसडर्स जो हमारा मैसेज उन पर्टिकुलर सिटीज में लेकर जाते हैं। तो पैन इंडिया वी बीन वर्किंग सिंस लास्ट 6 years। एंड आपने बताया कि जो आपकी मम्मा को ओवेरियन कैंसर हुआ वो सिर्फ एक ब्लोटिंग की वजह से हुआ, जो कि आजकल नॉर्मल सभी को ही हो जाती है, छोटी एज में भी होती है। तो इसका कोई एक ऐसा एज है कि जिसमें ओवेरियन कैंसर होता है? ओवेरियन कैंसर वैसे तो किसी भी एज पर हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आपका इसी एज पर ओवेरियन कैंसर होगा, बट ये प्रेवलेंट पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ज्यादा है। मैक्सिमम केसेस जो हमारे आते हैं वो पोस्ट मीनोपॉजल केसेस में होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद मतलब लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसके ऊपर। तो आई थिंक ऑडियंस को ध्यान रखना चाहिए कि ओवेरियन कैंसर मेनोपॉज के बाद होता है, जैसा कि मैम ने बताया। तो आपको उस समय इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपको ब्लोटिंग ना हो और कुछ प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए कि आप ब्लोटिंग से बचें। ब्लोटिंग इज जस्ट वन ऑफ द सिम्टम दैट इज कमिंग टू द बॉडी। ब्लोटिंग कॉज नहीं होता ओवेरियन कैंसर का। तो हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है। 5 मेजर सिम्टम्स हैं ओवेरियन कैंसर के। वन इज आपका ब्लोटिंग, सेकेंड इज स्टमक एक, आपके पेट में दर्द रहना, अदर थिंग इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, देन कॉन्स्टिपेशन एंड फीलिंग फुल ऑल द टाइम, कि आपको भूख नहीं लगती, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पेट भरा हुआ है। तो अगर आप ये 5 सिम्टम कोई भी फेस कर रहा है या इनमें से कोई 1-2 सिम्टम भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए और अपना स्पेसिफिकली रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि कोई भी सिम्टम अगर मोर देन 3 वीक्स हमारी बॉडी में रहता है, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई भी सिम्टम हमें तंग कर रहा है तो हमें जाके उस सिम्टम का रीजन जरूर फाइंड आउट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। बहुत सारे केसेस में ये होगा कि वो कैंसर नहीं होगा, वो कुछ और छोटी प्रॉब्लम होगी जिससे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू नो कि वो कैंसर नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ को लेके प्रोएक्टिव हों। हम जाएं, कुछ भी चीज हमें अगर तंग कर रही है और हम फील कर रहे हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अपनी बॉडी को सुनकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली फाइंड आउट करना चाहिए। बिल्कुल
ठीक बात है ये, क्योंकि हम लोग वो चीज़ें इग्नोर करते हैं एंड वो बीमारी बढ़ने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता। और उस स्टेज पे आके पता चलता है जहाँ पर इंसान को टाइम ही नहीं मिलता उसको कवर करने का। Am I right? I think. या एग्जैक्टली। सो अगर हम बहुत देर कर देते हैं तो वो जो डायग्नोसिस होता है वो लेट डायग्नोसिस होता है, स्टेज 3 स्टेज 4 का डायग्नोसिस होता है, और तब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं होते हमारे पास। और वहीं पर अगर जिसका स्टेज 0 स्टेज 1 स्टेज 2 पर डायग्नोसिस हो जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वहाँ आगे की लाइफ बहुत सिंपलर हो जाती है। जैसे आपने बताया कि मेनोपॉज के बाद ये ओवेरियन कैंसर होता है, तो जैसे कोई बंदा जा रहा है, कोई भी पर्सन जा रहा है अपने चेकअप के लिए और उसको नहीं पता चल रहा है कि उसे ओवेरियन कैंसर है, तो मतलब उसे कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिससे उसे पता चले कि यही प्रॉब्लम है? सो अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है मेनोपॉज के बाद हो। आई नो सो मेनी अर्ली, लाइक देयर आर 23-year-old कैंसर ओवेरियन कैंसर सर्वाइवर्स एज वेल, तो वो किसी भी एज पर हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं और 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं और मैंने सुना है कि ये ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड है ये सिम्टम, तो मुझे अपना टेस्ट करवाना है कि आई वांट टू बी श्योर कि मेरे को ओवेरियन कैंसर नहीं है। तो अगर हम इस तरह प्रोएक्टिवली जाकर टेस्ट करवाएंगे तो एटलीस्ट वील रूल इट आउट। अगर आपको नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास जाने से और टेस्ट कराने से कभी कैंसर बन नहीं सकता। अगर कैंसर होगा तो ही वो डायग्नोज होगा, अगर नहीं होगा तो वो पता चल जाएगा आपको कि कैंसर नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, CA-125 करके एक टेस्ट होता है जो कि ओवेरियन कैंसर मार्कर टेस्ट है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें थ्रू अल्ट्रासाउंड चेक किया जाता है कि आपकी ओवरीज में कोई ग्रोथ है या नहीं है। एंड अगर इन दोनों टेस्ट में कुछ आता है तो देयर कुड बी एडवांस टेस्ट दैट कुड बी डन। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम प्रोएक्टिव हों अपनी हेल्थ को लेकर। हमें अगर कोई भी दिक्कत 3 हफ्ते से ज़्यादा हमें तंग कर रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है जनरल फिजिशियन के पास आप जाएं, वो कहें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस पता हैं कि जो जनरल फिजिशियन के पास इन प्रॉब्लम्स के साथ जाएं तो वो स्टमक के IBS का ट्रीटमेंट करते रहेंगे या एंडोस्कोपी कराएंगे या ऐसे वाले सब ट्रीटमेंट कराएंगे। बट अगर आप अवेयर हैं और अगर आपको पता है कि ये सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल एज में हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना अल्ट्रासाउंड और CA-125 डेफिनेटली चेक कराना चाहिए। अगर वो क्लियर आ जाता है तो देन ऑब्वियसली आप सॉर्टेड हैं। आपका अगर नेगेटिव आ जाता है तो I think you have faced many challenges at the initial stage when you started this organization or foundation. तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से challenges आपने face किए उस टाइम? जब स्टार्ट किया था सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डॉक्टर्स को कन्विंस करना कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री एंड उन्होंने मुझे व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन ही सेड कोई फायदा नहीं है। मतलब उन्होंने खुद ओवेरियन कैंसर को एक ऑर्फन कैंसर कहा था। इस कैंसर को एक ऑर्फन कैंसर कहा जाता है क्योंकि ये यूजुअली स्टेज 3 स्टेज 4 में लाइक 80% केसेस ओवेरियन कैंसर के स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। तो वो उन्होंने यही कहा कि ये तो लेट स्टेज में आता है मेजरली कैंसर, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास स्कोप नहीं होता उसके बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है। दिस वॉज हिज इनिशियल रिएक्शन। Then I told him his story, my own story, and then I told him how it has impacted me और कैसे मेरी मदर के केस में अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं मम्मा को लास्ट ईयर ले आती। तो after he listened to my entire pitch, I ended up convincing him कि this is what is required and what we are planning is definitely we are on the right track. And by the end of the meeting he told me I'm there for your events and he's kept his promise in the last 6 years. हमारा कोई भी event होता है, कुछ भी होता है, he's always been supporting us. So yes, that was the initial challenge. Post that जो challenge हमने face किया, हम जब एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी कंट्री में कि NGO का एसोसिएशन, NGO को लेकर एक ये प्रेजुडिस है कि अगर कोई NGO आ रही है तो वो पैसे मांगने आ रही होगी। बिल्कुल सही बात। सो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं कि हम एक वर्कशॉप करना चाहते हैं, हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट लेकर आएंगे, तो उनको एक बैक ऑफ द माइंड रहता था कि अच्छा आप ये कुछ पैसे मांगेंगे उसके बाद। बट टू कन्विंस देम कि हमारा कि कोई और हमारा मोटिव ही नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि हमें आपको एम्पावर करना है, हमें आपकी वी आर कमिंग हियर टू सेव योर लाइफ। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। अब वो आज तक भी है कि अभी भी जब अनलेस
थ्रू सम कनेक्ट वी आर गोइंग, अगर आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच करते हो तो वो एनजीओ का फोन सुनते ही दे यूजुअली शट डाउन द फोन एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। या बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनको लगता है कि फंड्स मांगेंगे या कुछ ऐसी हेल्प मांग रहे होंगे, उनको ये लगता है, बट उनको ये नहीं पता था कि एनजीओ एक हेल्प कर रही है लोगों की। क्योंकि मैं मानती हूँ देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज जो हो सकता है जो उसी पर्पस के लिए काम कर रही हैं, जो फंड्स के लिए काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एनजीओज है जो जेन्युइनली भी काम कर रही हैं। पीपल लाइक अस जो अपनी जो हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी और की लाइफ में वो सर्कमस्टांस आए, एंड दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। एंड अगर ये चीज लोगों को एक्सेप्ट नहीं होती तो वहां पर एक चैलेंज डेफिनेटली फेस होता है। सो जैसे कि हमें पता है कि रूरल एरिया में बहुत दिक्कत होती है लोगों को समझाने में, उनको बताने में कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी कि लोगों को समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं फॉर वर्कशॉप्स, वहाँ हमारा जो अप्रोच रहता है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो बेसिक हाइजीन है वो भी नहीं फॉलो होती। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं जो बहुत शॉकिंग होते हैं कि हे यूज कर रहे हैं इवन इन पीरियड्स, जो ग्रास होती है उसको यूज कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें भी अभी हो रही हैं। मतलब जितना हमारा अर्बन एरिया डेवलप्ड है उतना रूरल एरियाज में बहुत चैलेंजेस हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, जनरल हाइजीन को लेके, जिसकी वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेडीज फेस करती हैं रूरल एरियाज में। तो जब हम रूरल एरियाज में जा रहे होते हैं तो हम उन्हें बहुत टेक्निकली नहीं बता सकते, हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ वो फायदा ही नहीं है वो चीज करने का, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो हम लोग रूरल एरियाज में जाके हम बिल्कुल उनके लेवल पर जाकर बात करते हैं। हम उनसे ये बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोगों में ये डर होता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो कुछ निकल जाएगा। तो उन्हें ये चीज समझाना सबसे पहले हमारा चैलेंज रहता है कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं निकलता। अगर आपको कुछ होगा तो ही वो डॉक्टर उसका सोल्यूशन निकालेगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो वहाँ तो अब अर्बन में तो लेट डायग्नोसिस होता है, वहाँ तो अनडायग्नोस्ड रहती है मोस्ट ऑफ द चीजें। मतलब आप पूछोगे कि हाँ एक पर्टिकुलर लेडी थी, उसकी इतनी एज पे डेथ हो गई थी, उसको पेट में दर्द होता था। सो डायग्नोसिस तक तो बात ही नहीं पहुंचती है कि हाँ एक कैंसर डायग्नोसिस हुआ या नहीं हुआ। तो वहाँ पे जाके हम उनके लेवल पर जाके उनसे बात करते हैं कि एटलीस्ट वो बेसिक हाइजीन ध्यान रखें अपनी। उनको बताते हैं कि अगर कोई भी चीज उन्हें तंग कर रही है तो उनको एंड्योर नहीं करना पेन। एक ये एज इन इंडियन सोसाइटी एक ये ट्रेंड है कि शुरू से एक छोटी बच्ची से जब तक एक वुमेन बड़ी होती है उसे ये सिखाया जाता है कि पेन को एंड्योर करना है, वेदर इट इज चाइल्ड बर्थ, वेदर इट इज मेंस्ट्रुएशन, हर चीज पे हमें ये सिखाया जाता है कि आपको पेन को एंड्योर करना है, विच फाइनली लीड्स टू सच प्रॉब्लम। हमें एक ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि हर पेन नॉर्मल नहीं है। अगर आपको पेन हो रहा है कोई, तो उसका कोई रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि चीजें अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है पेट दर्द हो रहा है, अपने आप हो जाएगा ठीक, ज्यादा से ज्यादा होम ट्रीट कर लिया, कुछ कर लिया। और जब तक वो इतना अनबियरेबल नहीं हो जाता कि उनकी यूजुअल जिंदगी चलनी बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो जाती, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। So have you did any collaboration with any organization for the सशक्त only? Yes, हम जो भी इवेंट करते हैं हम कोलैबोरेशन में करते हैं। देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद अस। मैक्स हॉस्पिटल के साथ हमारा जितने इवेंट्स रहते हैं, मैक्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वहीं से ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, वहीं से जितनी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं, नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड अलोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब साथ मिलकर चलें, क्योंकि सबका पर्पस एक ही है। जितनी इवन एनजीओज भी हैं उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं, जितनी कैंसर एनजीओज हैं, बिकॉज हमारा पर्पस है कि हम जितनी मैक्सिमम वुमेन तक रीच आउट कर सकते हैं, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ वी जॉइन हैंड्स विद मेनी पीपल। तो अगर किसी को कोलैब करना हो सशक्त के साथ तो प्लीज करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऐसी बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहती है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे डील करना है इसको। वन मोर क्वेश्चन कि आपका एक हैशटैग आस्क योर मॉम कैंपेन है, सो व्हाट इज दिस, क्या है इसका मोटिव? सो आस्क योर मॉम कैंपेन में हम यूथ को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि वो जाके अपनी मदर्स और ग्रैंड मदर्स से बात करें अबाउट सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। एंड इफ दे फाइंड कि उनकी मदर में या ग्रैंड मदर में उन सिम्टम्स में से कुछ है और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा है,
तो वो उन्हें डॉक्टर के लेकर जाए। इसका पूरा पर्पस ये था कि हम मल्टीपल लेवल अचीव कर रहे हैं इसके थ्रू। वन, वो बच्चा एम्पावर हो रहा है, उसको सिम्टम्स के बारे में पता चल रहा है, तो फ्यूचर में कभी भी उसकी लाइफ में अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एसोसिएट करेगा कि हाँ मैंने ये सुना था कहीं। इफ इट इज अ बॉय, और अगर उसकी बेटर हाफ की लाइफ में वो सिम्टम्स आते हैं तो भी वो एसोसिएट करेगा कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं सुना था। एट द सेम टाइम वो अपनी मदर से और ग्रैंड मदर से जाके बात कर रहा है, वहां पर भी अगर वहां कहीं सिम्टम्स हैं या फ्यूचर में भी कभी सिम्टम्स आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा कि हाँ ये ओवेरियन कैंसर से कनेक्टेड हो सकते हैं। और इस कैंपेन को स्टार्ट करने का रीजन ये था कि होता क्या है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं जो 40s में 50s में होती हैं, वो यूजुअली अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लेती। वो एक ऐसी जो मदर्स वाली जनरेशन होती है, वो अगर उनका बच्चा अगर स्नीज भी करेगा ना तो दे रन टू अ डॉक्टर विद अ किड, बट जब उनके खुद पर आता है वो सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। दे विल कीप इग्नोरिंग इट अंटिल इट गेट रियली बैड। सो यही सोच के कि हमने सोचा कि हम यूथ की थ्रू उन तक पहुंचे, एंड इसलिए हमने ये आस्क योर मॉम कैंपेन स्टार्ट किया था, एंड विच हैज बीन रियली सक्सेसफुल। दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी मतलब जिससे लोगों को बहुत इजीली पता चल जाएगा। आस्क योर मॉम, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मुझे भी लगेगा अच्छा मुझे अपनी मम्मा से कुछ पूछना है। तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड मैम जैसे कि बहुत सारे स्टिग्मा एसोसिएट हैं जिनको फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। कैंसर के नाम को सुनते ही उनको लगता है कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कैंसर के साथ बहुत सारे स्टिग्मास अटैच्ड हैं। एज सुन एज किसी की भी फैमिली में कैंसर डायग्नोसिस होता है, पहली चीज तो जो सबको लगता है कि डेथ इज कमिंग, डेथ इज द फर्स्ट थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद कैंसर, विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, कैंसर कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड, एंड आई नो सो मेनी सर्वाइवर्स आर लिविंग सच फुलफिलिंग लाइव्स इवन आफ्टर देयर कैंसर ट्रीटमेंट। सबसे पहले है डेथ के साथ एसोसिएशन। उसके अलावा एक कैंसर पेशेंट को बहुत सारी पिटी फेस करनी पड़ती है। जो भी होता है उनके आसपास बहुत रिलेटिव्स जो होते हैं बहुत ह्यूमन क्राई क्रिएट कर देते हैं। एक वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होता है उनको, वो उसको डिमेनर को नहीं होल्ड कर पाते, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। दूसरा, सोसाइटी के अंदर इतने स्टिग्मा है कैंसर को लेके। मैं इतने सारे कैंसर सर्वाइवर्स को जानती हूँ जिनके पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया राइट आफ्टर देयर डायग्नोसिस। सो यू कैन इमेजिन लाइक आपको एक डिजीज हुई है, साथ में जिस पर आप डिपेंड करते हैं, द वन हु शुड टेक केयर ऑफ यू एट दैट टाइम, वही आपको छोड़ दे, तो वो प्रॉब्लम जो थोड़ी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। तो पर्सन पूरा ब्रेकडाउन हो जाता हो। एग्जैक्टली। उसके अलावा इवन एट वर्क प्लेस बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। आई नो सर्वाइवर्स जिनको प्रमोशंस उनकी जो होती है उनको डिले कर दिया जाता है, क्योंकि एक प्रेजुडिस है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा अगर ये कैंसर सर्वाइवर है तो ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, इवन व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर फुलेस्ट। तो ये एक ऐसी चीज है जो होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टैगिंग होती है, बहुत ज्यादा कई बार रिलेटिव्स बोलते हैं कि तुमने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इसकी वजह से तुम्हारे साथ हो गया, तो इट स्टिल प्रिवेल्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स स्टिल प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। एंड ऐसी चीजें एक कैंसर पेशेंट की लाइफ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है। इट्स हाई टाइम कि हम कैंसर को किसी और डिजीज की तरह ट्रीट करना शुरू करें। जब किसी को डायबिटीज होती है तो हम उसको ये नहीं कहते कि तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें डायबिटीज है। दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे हियर। वो अपना डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराते हैं एंड दे कीप गोइंग ऑन विद देयर लाइफ। बट कैंसर के साथ क्या होता है कि उस पर्सन को सिर्फ कैंसर से एसोसिएट कर दिया जाता है, जो उनकी खुद की जो आइडेंटिटी होती है उसको टोटली ब्रेक कर दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैंसर को डाउन प्ले करें और इन स्टिग्मास को ओवरकम करें अपनी सोसाइटी में। इसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते रहते हैं। हमने एक कैंसर को लेके, कैंसर सर्वाइवर्स को लेके हमने अभी सूर्य नमस्कार, लास्ट ईयर सूर्य नमस्कार मैराथन किया था। There were more than 300 cancer survivors and उन्होंने 108 rounds of सूर्य नमस्कार किए थे। The whole idea was to bring that strength to the people, to show that image to the society that okay, this is what cancer survivors are. They are not becharas or becharis. They are the symbols of strength and resilience. एंड हमने एक पूरा ओलंपिक्स की तरह उनका कैंसर का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे उसमें भी अराउंड 300 to 400 कैंसर सर्वाइवर्स पार्टिसिपेटेड। उनमें हर तरीके के गेम्स थे एंड इट वाज अ डिलाइट टू वॉच देम प्ले एंड इट वाज अ डिलाइट टू वॉच देम परफॉर्म, बिकॉज
this is the image we want to bring out, which is not done in the society. Even in movies, आप अगर हमारे हिंदी सिनेमा की बात करें, किसी को अगर मारना होता है ना, उसको कैंसर कर देते हैं वो वहाँ पर. बिल्कुल ठीक बात है. So that is the reason वो इतना ज्यादा prejudice created है. तो वहाँ पे भी बहुत जरूरत है कि वहाँ पर भी एक change सामने आए, जहाँ पर कैंसर सर्वाइवर को as a normal person दिखाया जाए, rather than as somebody who's about to die. या बिल्कुल सही, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की नीड होती है. उस समय उनके पास कोई होना चाहिए जिससे वो जितना भी समय उनके पास है वो अच्छे से जी पर सके. आज तो वेरी वेल ट्रीटेबल है. मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुकी है. आई नो सो मेनी पेशेंट्स जो इवन 3rd 4th स्टेज में भी डायग्नोज हुए हैं, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, दे लिविंग देयर लाइफ इन अ वेरी वेल मैनर. या राइट. तो आज इंसान की लाइफ का बिल्कुल भरोसा नहीं है. मतलब हमने कोविड में देख लिया कि इवन समबडी हु इज एब्सोल्युटली फाइन, तो उनकी भी डेथ हो गई थ्रू कोविड. लेकिन हम आज फिर भी कोविड को डेथ से एसोसिएट नहीं करते. लेकिन व्हाई कैंसर देन? अगर 15 लोगों में से 2 की डेथ हो रही है और अगर 13 ठीक होके आगे मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में, तो उन 2 की वजह से आप एक पूरी डिजीज को सिर्फ डेथ से नहीं एसोसिएट कर सकते ना. राइट, बिल्कुल सही बात है. उनको बल्कि उनके पास चांसेस भी होंगे ना, तो वो भी खत्म हो जाते होंगे जब उसको उनका पार्टनर छोड़ देता है. Of course, cancer is as much a mental game as it is a physical one. People with exactly same diagnosis and exactly same disease have different outcome based on their attitude. तो attitude एक बहुत important चीज है कैंसर की फाइट में, क्योंकि वो जितना आप पॉजिटिवली डील करेंगे, स्ट्रांगली डील करेंगे, इफ यू बिलीव कि यू कैन कम आउट ऑफ इट, देन यू कैन. बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, फिर कितना ही ट्रीटमेंट आप करा लीजिए, कितना ही कुछ करा लीजिए, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू. क्योंकि अंदर से आत्मा मर जाती है तो इंसान का वैसे जीने का मन नहीं करता. सो फिर उसके बाद ना ट्रीटमेंट्स और डॉक्टर्स जो लोग एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प करना भी चाह रहे हैं ना, वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते. तो सबसे पहले जो वो एक डिसोसिएशन ऑफ डेथ विद कैंसर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सोसाइटी. बिल्कुल ठीक. मैम, जैसे आप बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे मतलब इमोशनली भी बहुत कनेक्ट होते होंगे, राइट? डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आप जब ऐसे एनजीओ के लिए काम करते हैं तो आप बहुत हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, तो आपके लिए कई बार मेंटली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू डील विद इट, बिकॉज व्हेन यू लूज समबडी, देन दे आर आल्सो देन योर पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो बट देन बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती है, क्योंकि I know so many survivors who are doing such beautiful work in the society after their diagnosis. So my task is always to bring them as role models for the one who are like going through the treatment right now. Great, ma'am. So मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पायर हुई मैं आपकी जर्नी से, एंड जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रही हैं. हर कोई नहीं करना चाहता किसी की हेल्प, बल्कि आपने जैसे बताया कि लोग अपने ही पर्सन को, जैसे कि अपनी फैमिली के मेंबर को छोड़ देते हैं उस सिचुएशन में, बट आप उनके साथ बनकर रहना चाहती हैं, उनको सर्वाइव करवा रही हैं एंड लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं. तो दिस इज वेरी नाइस. देयर इज एनी न्यू इनिशिएटिव्स जिसमें आप अभी सशक्त के लिए आप सोच रही हैं? कोई कैंपेन ऐसा अभी होने वाला है? हाँ, अभी हम कॉलेजेस में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू कैंपेन, जहाँ पर हम लोग फिटनेस चैलेंजेस लेकर जा रहे हैं उनके पास. हमने पूरा एक प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, जहाँ पे देयर बी डिफरेंट फिटनेस चैलेंजेस एंड उसके बीच में अवेयरनेस के कुछ क्विजेस और कुछ हम वो प्लेस करेंगे. हमने वर्कशॉप्स ट्राई करी, बट इट डिडंट वर्क आउट दैट मच, क्योंकि होता क्या, आप कॉलेज में जाते हैं और वो कॉलेज का जो एज ग्रुप होता है, उन्हें पता चलता है कि कोई कैंसर रिलेटेड वर्कशॉप होती है, उनको लगता है वो उनके लिए नहीं है, तो दे डोंट टर्न अप. तो हमारा टर्नआउट्स कम रहे हैं whenever we have organized in colleges. तो हमने फिर we went to their level and we thought कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेशन मिले. तो हमने we have prepared a whole plan जहाँ पर उनके लिए बहुत सारे फिटनेस चैलेंजेस होंगे, जैसे उन्हें कुछ बर्पीज करने हैं या स्क्वाट्स करने हैं, और उनके बीच में हमने क्विजेस और आस्क योर मॉम और ऐसे चैलेंजेस कैंसर रिलेटेड प्लेस किए हैं, जहाँ हम we'll talk about stigmas, we'll talk about other things, but through a challenge way where they're supposed to do different tasks, and जो सारे tasks complete करेगा, we'll give them certificates and medals and things like that. So this is something we are eagerly looking forward to. एक woman to woman mentoring is something we are working on, जहाँ हम एक cancer survivor को एक cancer patient से connect करते हैं. It's again a very beautiful initiative.
टू गिव देम अ रोल मॉडल एंड टू गिव देम अ सपोर्ट, क्योंकि डॉक्टर्स अपना सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो एक अलग चीज होती है। थ्रू आवर कैंसर जर्नी अगर हम किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्ट कर सकें जिसने ये जर्नी खुद देखी है, तो वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मेरे खुद के घर में मेरे फादर इज ऑल्सो अ कैंसर सर्वाइवर, सो ही वाज लाइक अ मेंटर टू माय मदर। जब व्हेन माय मदर गॉट डायग्नोज्ड तो उन्होंने पापा की जर्नी देखी हुई थी, तो वो शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो शी न्यू शी कुड डील विद इट, शी हैड द स्ट्रेंथ। तो उन्होंने कभी कैंसर को डेथ से एसोसिएट नहीं किया, उन्होंने कभी बहुत स्ट्रांगली डील किया थ्रू हर जर्नी विद द कैंसर। बट पापा का बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि उन्होंने पापा की जर्नी देखी थी जब व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड, सो वो उनको एज अ स्ट्रेंथ काम किया था। तो बेस्ड ऑन दिस आई थॉट कि अगर हम करंट कैंसर पेशेंट्स को अगर कैंसर सर्वाइवर्स एज मेंटर्स दे सकें, तो it can be really helpful in those initial 3-4 months when they are recently diagnosed. मैम, जैसे आपका एक उड़ान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि वो क्या है एंड उसमें आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उड़ान इज अ स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एंड आफ्टर स्कूल मेरे पास बच्चे आते हैं आफ्टरनून में, और हम उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की, म्यूज़िक की, हम उन्हें वोकेशनली ट्रेन करते हैं। उसका पूरा रीज़न ऑफ स्टार्टिंग उड़ान, मैंने 2015 में उड़ान स्टार्ट किया था। मेरी डॉटर का बर्थडे था एंड वी जस्ट विजिटेड एक जैसे आप यूजुअली करते हैं कि आप किसी एनजीओ में जाके हेल्प कर देते हैं, तो हम एक फोस्टर होम में गए थे जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए था। इट वाज कॉल्ड आशा दान। तो जब हमने वहाँ विजिट किया एंड व्हेन आई स्पेंट सम टाइम विद दोज गर्ल्स देयर, आई वाज टोटली मूव्ड। आई कुडंट स्लीप फॉर लाइक 3-4 days आफ्टर मीटिंग देम, बिकॉज आई रियलाइज कि हम अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों के लिए क्रिप करते हैं। हम छोटा सा मतलब चीज़ें होती हैं, छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं, हम उनके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। लेकिन वो लड़कियाँ डिस्पाइट बीइंग लिविंग इन दैट कंडीशन, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी चैलेंजेस, उनकी जो एक स्माइल थी वो बहुत मुझे इफेक्ट किया उसने, कि दे वर हैप्पी विद द स्मॉलेस्ट थिंग। उनको एक चिप्स का पैकेट दो, वो उससे खुश हो जाते हैं। उनको वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं जो हम अपनी लाइफ में खुद नहीं करते हैं। बट आई गॉट सो अटैच्ड टू देम दैट आई न्यू कि मुझे कुछ करना है उसके लिए, मतलब वहाँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। एंड then I talked to the institution and I asked them that how I can contribute, and that's how उड़ान came into being. हमने उनके लिए एक स्पेशल स्कूल स्टार्ट किया। वो मेरे पास दोपहर को आते थे 2 घंटे के लिए, हम उनको वोकेशनली ट्रेन करते थे, और वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे उनको हम सेल करके जो भी रेज होता था वो हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन में और उनके जो जहाँ पर वो रहते थे उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करते थे उस फंड को। तो आइडिया ये था उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाने का। हर पर्सन की आई बिलीव कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है। So even though they are specially abled, but they had their own beauty, they had their own things. You meet them, you spend time with them, it'll leave you moved for days. So that's how उड़ान came into being. और अभी भी हमारे पास हम एक और स्कूल है उसके साथ एसोसिएटेड हैं जहाँ से स्पेशल बच्चे हमारे पास आते हैं। हम उन्हें कंप्यूटर बिकॉज वो अदरवाइज मॉर्निंग में दे आर गोइंग टू अनदर स्कूल, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, दे आर स्टडिंग देयर, बट आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू अस। वहाँ हम उन्हें डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। या तो यू आर वेरी इमोशनल पर्सन आई थिंक, क्योंकि आप ऐसी चीजों से जुड़ी है ना जो हर कोई नहीं करना चाहता, वो वही कर सकता है जो दिल से काम करना चाहता है। No, definitely. It's all about following my heart. My entire life has been about following my heart. Whatever my heart has told her, I just have moved on that path without thinking. So, and I think like हमारी life का purpose भी यही होना चाहिए कि हम अपनी life के through अगर किसी भी तरह if we can make it हमारे जो around surroundings हैं या इस पूरे world को हम किसी भी तरह अगर एक better place बना सकते हैं, तो I think we should not stop ourselves because we are also blessed. हमारे पास सब कुछ है। अगर हम सिर्फ अपने लिए उसको यूज करेंगे या सिर्फ अपने लोगों के लिए उसको यूज करेंगे, तो आई थिंक वी आर नॉट वर्थ टू बी ह्यूमन। मैम, आप उन पेशेंट को कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो अभी भी कैंसर से लड़ रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं कि वो नहीं जाना चाहते, कोई फायदा नहीं है जाने का, तो उनके लिए आपके पास कोई एडवाइस है, आप उन्हें देना चाहेंगी? टू एवरी कैंसर पेशेंट एंड सर्वाइवर, ओनली थिंग आई वांट टू से दैट यू आर ऑल हीरोज। आप सब एक हीरो हो। आप अपनी लाइफ में
डेफिनेटली एक ऐसी डिजीज से टैकल कर रहे हो जो इजी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इससे डरना नहीं है। कैंसर से डर के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। कैंसर को किसी और डिजीज की तरह ट्रीट करना है और उसका सोल्यूशन निकाल के, जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ रहा है, जो भी साइड इफेक्ट आ रहा है ट्रीटमेंट का, या कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। आई एम श्योर यू विल बी आउट ऑफ इट वेरी सून। एंड आप सब, मैं रिपीट करना चाहूँगी, आप सब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस फाइट को पॉजिटिवली हैंडल करें। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड गेट वेल रियल सून। या दिस इज़ ट्रू। तो प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें एंड जैसा कि मैम ने कहा कि डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं एंड उसमें इस तरीके से रहिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे आगे भी और जल्दी रिकवर भी होंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम एक ऐसी महिला से मिल रहे हैं कि वो एक इंस्पिरेशन है, लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। जैसे कि मैं भी बहुत इंस्पायर हुई आपकी जर्नी से मैम। सो आई बिलीव कि सब ही इससे बहुत इंस्पायर होंगे एंड आप सबको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जिनको आपकी ज़रूरत है एंड आप करने के कैपेबल है। तो प्लीज़ आप करिए उनकी हेल्प एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू माई शो। थैंक यू सो मच यामिनी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू मैम।